हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तुम्हें इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर एमपी के लिए, क्योंकि एमपी विधानमंडल के द्वारा ये पारित किया गया अधिनियम है और ये एमपी एडीपी में पूछा जाता है। ये उसका एक सिलेबस का एक पार्ट है जिसको हम पूरा डायग्राम के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। आपको आसानी से एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आप पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं एमपी राज्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, 1990 का यह कानून है जो एमपी विधानमंडल के द्वारा पारित किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है और ये क्यों लाया गया था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप देखिएगा कि इस एक्ट में आपको 1 से लेकर 7 तक चैप्टर मिलेंगे, यानी 7 चैप्टर हैं। धारा 35 तक यानी सेक्शन 35 यहाँ पे सेक्शन दिए गए हैं। अगर इस एक्ट की हम अनुमति की बात करें, अगर एमपी विधानमंडल के द्वारा पारित किया गया है तो उसके बाद क्या होता है, ये अनुमति चाहिए होती है। तो अनुमति कब मिली है? 22 जनवरी 1991 को अनुमति मिली है और ये लागू कब से हुआ है? 8/2/1991 से। यानी कि प्रथम बार जो प्रकाशित हुआ था ऑफिशियल गैजेट में वो 8/2/1991 को है और यही जो डेट है वो लागू होने की डेट है जो एमपी एडीपीओ के एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस चीज़ को लाया क्यों गया था? क्योंकि जो राज्य की सुरक्षा देखना है कि जो स्टेट है उसकी सिक्योरिटी बनी रहे और लोक व्यवस्था बनी रहे, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे लाया गया था। ये एक प्रिवेंटिव यहाँ पे एक्ट बनाया गया है। आपने सीआरपीसी में पढ़ा होगा चैप्टर 11 जो प्रिवेंटिव जो कार्य होते हैं उसके लिए बताया गया, निवारक कार्य के लिए। यानी जो अपराध होने वाला है संभावना मात्र पे आधारित ये पूरा एक्ट है। अगर संभावना है कि ऐसा अपराध हो सकता है तो उस अपराध को रोकने के लिए कुछ प्रिवेंटिव कार्य किए जाते हैं, एक्ट किए जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा कानून है आपका। ठीक है, अब जैसे आपने चैप्टर 11 तो पढ़ा ही होगा सीआरपीसी का, और उसके अलावा आप देखोगे धारा 106 से लेकर धारा 124 तक, यानी सीआरपीसी का ही ये मैंने पढ़ाया हुआ। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये जो 106 से 124 तक के प्रावधान की बात करता है, तो ये भी एक क्या करता है, यहाँ पे आपसे एक सिक्योरिटी मांगी जाती है ताकि आप आगे अपराध ना कर सको, इसीलिए तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी ली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी से रिलेट करती है एमपी राज्य सुरक्षा अधिनियम से। तो आपको ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों लाया गया है। ठीक है, ताकि जो अपराध होने वाला है यानी संभावना मात्र है, संदेह है, तो उनको रोका जा सके। और इसमें 2 लोगों को पावर है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट को। अब यहाँ पे चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पे अध्याय और धाराएं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है, प्रारंभिक की बात करता है कि संक्षिप्त नाम विस्तार वगैरह कहाँ तक है। दूसरा चैप्टर है व्यक्तियों के आने जाने और उनके कार्यों पर निर्बंध, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके आने जाने से ना जो लोक व्यवस्था है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो पब्लिक पीस है वो भंग हो जाती है। तो उसके आने जाने पे ना ये कुछ निर्बंध, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। वो सेक्शन 2 और 3 में बताया गया। 2 में तो सिर्फ डेफिनेशन बताई गई है और उसके बाद 3 में बताया गया आगे का प्रोसीजर, निर्बंधन किस तरह लगाया जाएगा और किन व्यक्तियों पर लगाया जाएगा, ये सेक्शन 3 कहता है। उसके बाद आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या कहता है, समाज विरोधी तत्वों और पूर्व में सिर्फ दोष ठहराए गए व्यक्तियों का तितर बितर किया जाना। यानी कि कुछ ऐसे समाज विरोधी तत्व हैं उनको रोका जाना कि आप ऐसी चीज़ें अपने पास नहीं रखेंगे, या फिर पूर्व में कोई दोष सिद्ध किया गया है या उनको दंड मिल चुका है तो उनको क्या किया जाना, उनको डिस्पर्स करने के लिए यहाँ पे सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 19 तक में पूरा प्रोविजन दिया गया है। पूरा जो सेक्शन है हम डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या कहता है, समाज विरोधी क्रियाकलापों का नियंत्रण। यानी जो ऐसे क्रियाकलाप है, ऐसे कार्य हैं जो समाज के खिलाफ जा रहे हैं, यानी कि अगर समाज में ऐसा कार्य अगर किया जाता है तो वहाँ पर पब्लिक पीस भंग हो जाएगी, डिस्टर्ब होंगे लोग, जो समाज हैं उनको डिस्टर्बेंस होगा, उनको नियंत्रण नहीं रहेगा। तो यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए ना यहाँ पर धारा 20 और 21 में ये प्रोविजन बताए गए हैं। उसके बाद चैप्टर 5 क्या कहता है, लोकक्षेम और व्यवस्था।
जो पब्लिक सिक्योरिटी है, पब्लिक की सेफ्टी है, उसके ध्यान में रखते हुए कुछ व्यवस्थाएं करनी होती है। यहाँ पे तो सेक्शन 22 से लेकर 24 तक में बताया गया है। अब कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनको आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए, आरक्षित क्षेत्र या आरक्षित स्थान घोषित करने के लिए तो धारा 25 से धारा 28 तक है, और उस क्षेत्र में जो नॉर्मल जो आम जनता है उनको जाने से रोका जाता है, और वहाँ पे कुछ सैनिकों की तैनाती कर दी जाती है, गार्ड्स लगाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 लास्ट है, जो सप्लीमेंटल की बात करता है, कुछ नियम बनाने की शक्ति अगर हम होता है, जो जो पावर्स है उसको क्या करना, डेलीगेट करना दूसरे को, ये इसके बारे में, इन सब के बारे में यहाँ पे सेक्शन 29 से 35 तक में बताया गया है। ये तो हो गया आपका ओवरव्यू पूरा आपका चैप्टर का, जो पूरा एक्ट का। अब बात करते हैं अगर सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 कहता है कि प्रारंभिक, यानी कि कहाँ पर इसका विस्तार होगा और इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा। तो संक्षिप्त नाम क्या होगा? मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990। ये 1990 का कानून है, इसलिए इसको 1990 में जब एक्ट बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में, तभी उसको क्या कर दिया, तो उसी ईयर को यहाँ पे नोट डाउन कर दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम इसका पूरा नाम है, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर यह लागू है। उसके बाद नेक्स्ट आता है निर्बंधन आदेश का अर्थ। अब यानी कि जो निर्बंधन लगाए जाएंगे कुछ व्यक्तियों पर, तो वो निर्बंधन आदेश का मतलब क्या होता है? इसमें सिंपल सा बात यही बताई गई है कि जो आपका निर्बंधन आदेश है ना, वो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो आदेश जारी किया जाता है वही क्या कहलाएगा? वो निर्बंधन आदेश कहलाएगा। अब निर्बंधन आदेश देखने के लिए आपको सेक्शन 3 में जाना पड़ेगा। तब सेक्शन 3 देखिए, सेक्शन 3 क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसी रीति से कार्य किया जा रहा है या करने की संभावना हो जिससे राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पूरे एक्ट में क्या बताया जाएगा? सिर्फ राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही पूरा प्रोविजन किया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसी रीति से, ऐसे मैनर से कार्य कर रहा है, या फिर करने की संभावना है, जो डीएम साहब हैं उनको लगता है कि यहाँ पे ऐसा कार्य जो किया जा रहा है ये करने की संभावना है, उससे क्या होगा? जो सुरक्षा है, लोक सुरक्षा है, राज्य की सुरक्षा है, वो भंग हो जाएगी और लोक व्यवस्था यहाँ पे बनी नहीं रहेगी। ठीक है, लोक व्यवस्था में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या किया जाएगा? जो जिला मजिस्ट्रेट हैं डीएम के द्वारा निम्न आदेश पारित किया जाएगा। अब 3 तरह के आदेश हो सकते हैं। ठीक है, अब 3 तरह के आदेश कौन कौन से हो सकते हैं? पहला आदेश तो ये जारी कर सकते हैं कि आदेश में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अपने आने जाने की सूचना दे। यानी कि जो व्यक्ति ऐसे रीति से कार्य कर रहा है या उनको डीएम साहब को लगता है कि यहाँ पर ऐसे कार्य करने की संभावना है, तो वहाँ पर वह व्यक्ति क्या करेगा? जो आदेश में जो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी हैं, यानी जो उस आदेश में जो प्राधिकारी बताए गए, चाहे तहसीलदार हो, चाहे आपके डीएम हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो, उनको क्या करना होगा? उसको सूचना देनी होगी कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इस सभी बातों के लिए। दूसरा निर्बंधन आदेश क्या जारी हो सकता है कि संयुक्त रहने या संपर्क रखने वाले के संबंध में निर्बंधन, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यहाँ बोल दिया जाए कि हो सकता है वहाँ पे वो ज़्यादा भ्रष्टाचार करता हो, जो गुंडे मावली होते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या बोल दिया जाएगा कि आप ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आएंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे। ऐसा निर्बंधन आदेश भी पारित किया जा सकता है। तीसरा चीज़ आता है आपका कि ऐसी वस्तु नहीं रखेगा जो आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध हो, यानी कि जो आदेश में बताया गया है, यानी निर्बंधन आदेश जो पारित किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति के लिए, तो उसमें अगर निर्बंधन आदेश में यह लिखा हुआ है कि आप बंदूक नहीं रखेंगे, ठीक है, तेजाब नहीं रखेंगे, पेट्रोल नहीं रखेंगे, ऐसा अगर वहाँ पे लिखा हुआ है तो वो क्या करेगा? वो ऐसी वस्तुओं को धारण नहीं करेगा। तलवार लेके नहीं चलेगा, ठीक है, गन लेके नहीं चलेगा, चाकू छुरी लेके नहीं चलेगा। अगर ऐसा आदेश उसमें लिखा हुआ है तो वो उसको मानना पड़ेगा। तो ये 3 तरह के निर्बंधन आदेश क्या कर सकता है? जो डीएम है वो जारी कर सकता है। अब ये जारी तो कर सकता है, लेकिन लागू कब तक रहेगा? जो आपका सेक्शन 3 है उसका सेक्शन 2 क्या कहता है? 1 वर्ष तक के लिए ही लागू होगा। यानी जो निर्बंधन आदेश जारी हो रहा है वो सिर्फ 1 वर्ष तक के लिए होगा, 1 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होगा। अगर डीएम चाहें इसको तो क्या कर सकते हैं? 2 महीने के भी लागू कर सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, जो चाहें, लेकिन अधिकतम कितना होगा? 1 वर्ष। यही चीज़ आपको एक जगह और मिलेगी।
ठीक है। जो आपका सेक्शन 7 है, ठीक है, सेक्शन 7 में भी इसी तरह का प्रोविजन मिलेगा। वहाँ पे बताया गया कि जो आपका सेक्शन 4, 5, 6 है उसके अधीन अगर आदेश जारी किया जा रहा है तो वो भी 1 वर्ष के लिए लागू होगा। ये बात हो गई आपकी सेक्शन 3 की। अब आते हैं सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 क्या कहता है? दलों या व्यक्तियों के समूह का तितर बितर किया जाना। यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे संगठन बने हुए हैं जिनको देख के लगता है कि उनसे कुछ खतरा उत्पन्न होने वाला है या फिर संत्रास कारित होने वाला है। ऐसा किसको प्रतीत हो रहा है? ये सब जिला मजिस्ट्रेट को प्रतीत हो रहा है। इसमें पूरे एक्ट में आपको डीएम और स्टेट गवर्नमेंट ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट को क्या प्रतीत होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिले में, कुछ ऐसे व्यक्तियों के दल हैं या समूह हैं, संगठन हैं, जिनसे क्या हो सकता है? खतरा उत्पन्न हो सकता है, संत्रास यानी इंटिमिडेशन कारित हो सकता है, अलार्म कारित हो सकता है, या फिर ऐसे खतरा संत्रास की संभावना है कि ऐसे खतरा उत्पन्न हो सकते हैं ऐसे दल या समूह के माध्यम से, या फिर इनको संदेह है, जिला मजिस्ट्रेट को संदेह है कि इनके द्वारा विधि विरुद्ध परिकल्पना की जाएगी, यानी षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इनके द्वारा कि ऐसे ऐसे काम किए जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी संगठन में लोग हैं उन सभी को नहीं यहाँ पे नोटिस किया जाएगा। सिर्फ किसको किया जाएगा? यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट को जिसको लगता है, जिस व्यक्ति को लगता है कि ये उस दल का नेता है, ठीक है, या उस दल का मुखिया है, उसको आदेश जारी किया जाएगा। और आदेश क्या जारी किया जाएगा कि ऐसा आचरण करे जिससे हिंसा संत्रास का निवारण हो। यानी दल और समूह जो है ना, उनसे कहे, जो उसका नेता है, मुखिया है, उसको आदेश जारी होगा, निर्बंधन आदेश, कि यहाँ पे आप ऐसा आचरण करेंगे, ऐसा एक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा कंडक्ट करेंगे जिससे यहाँ पे किसी को भी ऐसा ना लगे कि यहाँ पे हिंसा हो रही है, ये संत्रास कारित होगा। उसका निवारण करने के लिए जो भी ऐसा आचरण लगे आप वैसा आचरण करेंगे। दूसरा आदेश क्या कर सकता है कि जो आपका दल है या समूह है उसको क्या कर दिया जाए? डिस्पर्स कर दिया जाए, यानी तितर बितर कर दिया जाए, अलग अलग हो जाए, एक साथ इकट्ठे नहीं होना है उस दल को या उस समूह को। तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसा हो सकता है। और साथ ही कहा जा सकता है कि आप कहीं अन्य स्थान पर चले जाएं, कितने भी दिन के लिए, चाहे 1 महीने, 1 हफ्ते, 10 दिन, 2 महीने, 6 महीने, यहाँ पे जो भी आदेश में निर्दिष्ट होगा वो कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए आदेश रहेगा। आ गई बात समझ में? अब आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है आपका? अपराध करने के लिए संभावित व्यक्ति को हटाया जाना। यदि जिला मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको लगता है कि ये उस अपराध को करने के लिए आमादा हैं, यानी कि उस अपराध को करने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो जाने वाले हैं वहाँ, तो उनको क्या करना? वहाँ से हटाया जाना। तो यहाँ पे इनको अगर जिला मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के द्वारा अपने आने जाने या कार्यों से मानव शरीर या संपत्ति को संत्रास, खतरा ऐसा होना प्रकल्पित है, ठीक है, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो ऐसा व्यक्ति है अगर उसके आने जाने से, यानी आ रहा है कहीं से या फिर कहीं से यहाँ से जा रहा है, तो वहाँ पे अगर उससे मानव शरीर को या फिर किसी संपत्ति को अगर कुछ खतरा है, यानी अब एक चीज़ और बताइए, जो मानव शरीर से प्रभाव पड़ने वाले जो अपराध होते हैं वो आईपीसी में कौन से चैप्टर में बताया गया है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मानव शरीर पर खतरा उत्पन्न होने वाला है या संपत्ति को संत्रास या खतरा होने वाला है या ऐसा होना प्रकल्पित है या संदेह है ऐसा, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? उसको रोका जाएगा, उस व्यक्ति को हटाया जाएगा। या फिर ऐसे व्यक्ति के द्वारा, यानी कौन सा व्यक्ति? जो अप्रवासी के लगातार निवास से महामारी होना संभाव्य, यानी अप्रवासी है, नॉन रेसिडेंट्स है, यहाँ का नहीं है, लेकिन उसके लगातार निवास करने से महामारी फैलने वाली, जैसे अभी आपने देखा ना कोविड फैलने वाला था, तो कोविड आने जाने में सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि अगर अप्रवासी के लगातार निवास से अगर महामारी होना संभाव्य है, या फिर तीसरी चीज़ यहाँ पर कहता है कि विश्वास करने का कारण हो कि बल हिंसा में शामिल है, यानी कि जो डीएम है उनको लगता है कि ऐसा व्यक्ति किसी बल या हिंसा में शामिल होने वाला है, या फिर भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12, 16, 17 या धारा 506 या 509 में संलग्न है, यानी उसमें जुड़ा हुआ है उस संगठन से, उस जो आपका बल हिंसा प्रयोग होने वाले व्यक्ति हैं उनमें शामिल होने वाला है और जो अपराध होने वाला है, या फिर 506, 509 में संलग्न होने वाला है, ठीक है। दोनों चीज़ आती है, या तो संलग्न होगा, उसमें जुड़ा हुआ होगा, या फिर जुड़ने वाला होगा।
या मानव शरीर को खतरा होगा, संत्रासकारित होगा किसको, संपत्ति को, या फिर महामारी होने वाली है किसी अप्रवासी के माध्यम से, तो जिला मजिस्ट्रेट जो है ना वो निम्न आदेश करेगा। निम्न आदेश क्या करेगा कि वह ऐसी रीति से आचरण करे जिससे हिंसा, संत्रास या रोग का प्रादुर्भाव निवारण करने के लिए आवश्यक हो। यानी कि ऐसा कंडक्ट करे वह व्यक्ति जिससे ना तो हिंसा हो, ना ही संत्रासकारित हो, और ना ही कोई रोग फैले। अभी महामारी अभी हमने देखा तो वो भी यहाँ पे ना फैले। तो उसके लिए जो भी निवारण करना पड़ेगा वो करेंगे, जो आवश्यक होगा वो करेंगे। या फिर दूसरी चीज़ भी कह सकते हैं, जो दूसरा निर्देश दे सकते हैं वह उस जिले या उसके समीपस्थ जिले के किसी भाग से बाहर चला जाए। यानी कि अगर ये जिला है, ठीक है, इस जिले में वह व्यक्ति रहता है तो यहाँ पे आदेश किया जा सकता है या तो इस जिले से बाहर चला जाए या फिर इससे जुड़े जो जिले हैं इनके किसी भाग से यहाँ से भी यहाँ बाहर चला जाए। यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए वह व्यक्ति। कितने दिन के लिए, चाहे 2 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ते, जो भी हो, 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा, तो वहाँ से वो चला जाए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर उसको वापस आना है, अगर उस व्यक्ति को वापस आना है तो उसके लिए भी अनुज्ञा चाहिए होगी। यहाँ पे आप देखोगे जो सेक्शन आपका 11 और 12 है, ठीक है, सेक्शन 11 में क्या कहता है कि अगर बिना अनुमति अगर प्रवेश करेगा, आपको आदेश हुआ है कि बाहर चले जाओ, अगर बिना अनुमति के आप प्रवेश करते हो तो वहाँ पे आपको दंड मिलेगा, आपको पुनः गिरफ्तार करके वहाँ पे भेजा जा सकता है पुलिस के माध्यम से। और दूसरा है कि अगर सेक्शन 12 वहाँ पे आप खुद अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन लगाते हो लौटने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए। ये हो गया। उसके बाद सेक्शन 6 आता है। सेक्शन 6 क्या कहता है, सिद्ध दोष किए गए व्यक्तियों को हटाया जाना, यानी कि ऐसे व्यक्ति को हटाए जाने की बात करता है जिनको पहले पूर्व में सिद्ध दोष किया गया, उनको दंडित किया जा चुका है। अब किन अपराधों में दंडित किया जा चुका है उसके बारे में यहाँ पे अब हम बात करें तो पहला आता है आपका कि यदि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12, 16, 17 या धारा 506, 509 में पहले पूर्व में दंडित किया जा चुका है, या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन अपराध में किसी में दंडित किया गया है, या फिर स्त्री लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के अधीन 2 बार दंडित किया गया है। यानी कि पूर्व में कितनी बार, जो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट वगैरह होता है उसमें अगर 2 बार किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है। या फिर तीसरा आता है कि मध्य प्रदेश में लागू सार्वजनिक दूत अधिनियम। सार्वजनिक दूत अधिनियम का मतलब जो गैम्बलिंग एक्ट होता है, जो जुआ वगैरह खेलने वाले जो अधिनियम होते हैं, उसकी धारा 3, 4 या 4 का के अधीन अगर 3 वर्ष के भीतर 3 बार दंडित किया गया है, यानी कि 3 वर्ष के अंदर इसको 3 बार दंडित किया गया है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या आदेश जारी होगा। यदि मान लीजिए डीएम को यह विश्वास करने का कारण हो कि जिला मजिस्ट्रेट, तब यहाँ पे क्या किया जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट निर्देश देगा कि वह व्यक्ति जो उपरोक्त अपराध में संलिप्त है या होने वाला है, जो ऊपर जो हमें अपराध पड़ा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, आईपीसी के अध्याय 12, 16, 17 इन सब के बारे में, या फिर आपका जो ऊपर हमने अभी यहाँ पे ये देखिए मध्य प्रदेश सार्वजनिक दूत अधिनियम पड़ा, ठीक है, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में 2 बार यहाँ पे पकड़ा गया हो, दंडित किया गया हो, तो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, यदि विश्वास करने का कारण है कि उसमें संलिप्त है या फिर होने वाला है, तो वहाँ पे क्या आदेश होगा कि वह उस जिले से या उसके समीपस्थ जिले के किसी भाग से बाहर चला जाए। यानी उस जिले के जुड़े हुए जिले हैं वहाँ से वह व्यक्ति कहाँ चला जाए, बाहर चला जाए, और तब तक के लिए न लौटे जब तक कि उसमें निर्दिष्ट किया गया, जो अवधि उसमें निर्दिष्ट किया गया हो। अब यही चीज़ यहाँ पे बताया गया, सेक्शन 7 में बताया गया कि धारा 4, 5 और 6 के अधीन, अभी हमने जो पढ़े आदेश, अगर उनके अधीन आदेश प्रवर्तन की कालावधि की बात की जाए तो सिर्फ अधिकतम 1 वर्ष के लिए हो सकता है, और मिनिमम यहाँ पे 2 दिन भी हो सकता है, 2 हफ्ते हो सकते हैं, 10 दिन हो सकता है, ठीक है, जितना चाहे यहाँ पे उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है। अब एक चीज़ और आती है, धारा 8, इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी धारा 8 और 9। अब जो धारा 3, 4, 5, 6 जितने भी आदेश अभी पारित किए गए हैं, अब वहाँ पे सुनवाई का मौका तो सबको दिया जाना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे नेचुरल जस्टिस की बात करता है कि अगर धारा 3, 4, 5 और 6 के दिन अगर आदेश पारित हो रहे, डीएम साहब पारित कर रहे हैं आदेश जिस व्यक्ति के विरुद्ध, उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को पर्याप्त युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा सुनवाई का। और यहाँ पे आदेश पारित करने के पूर्व, ठीक है, आदेश जब पारित किया जा रहा है ना, उसके पूर्व उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, उसको अतात्विक अभिकथनों के सामान्य स्वरूप की लिखित जानकारी देनी होगी कि आपको क्यों ऐसा निर्बंधन आदेश पारित किया जा रहा है।
ताकि वह क्या कर सके, यहाँ पे अपने बारे में वह व्यक्ति स्पष्टीकरण दे सके। ये तो आपका जो धारा 8 के पहली कंडीशन आती है, जो पहला क्लॉज है वो कहता है। अब यहाँ पे दूसरा क्लॉज क्या कहता है आपका धारा 8 का दूसरा क्लॉज कहता है कि यदि जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आदेश पारित किया जा रहा है, वह व्यक्ति अगर कुछ साक्षी प्रस्तुत करता है, कुछ आवेदन प्रस्तुत करता है कि उस जो आवेदन लगा रहा है, ठीक है, तो उसको आवेदन को क्या किया जा सकता है, मंजूर किया जा सकता है। और जो साक्षी हैं उनकी परीक्षा की जाएगी। अगर कोई विटनेस प्रस्तुत कर रहा है तो उस साक्षियों की क्या किया जाएगा, परीक्षा की जाएगी। और उसके बाद आता है जो धारा 8 का सब सेक्शन 3 है, वो एक चीज़ और बताता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आदेश पारित किया जाने वाला है ना, तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने किसी विधि व्यवसाय करने वाले, यानी जो उसका कोई एडवोकेट हायर कर सकता है, एडवोकेट के साथ वहाँ पे उपस्थित हो सकता है। जिन किसके समक्ष, जो डीएम साहब है उनके समक्ष यहाँ पे हाजिर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आगे जो प्रतिभूत सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं सेक्शन 8 में, ठीक है, जो नेचुरल जस्टिस पे आधारित है कि सुनवाई का मौका मिलना चाहिए उस व्यक्ति को, उसके बाद ही यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये आदेश पारित किए जाएंगे सेक्शन 3, 4, 5 एंड 6 में। ये बात हो गई। अब दूसरी चीज़ आती है कि अपील। अगर ये ऐसा आदेश पारित हो गया, ठीक है, और आपने क्या किया, यहाँ पे आवेदन लेके गए, साक्षी लेके गए, लेकिन वहाँ पे आपका जो मामला है उसको डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, आवेदन जो आपने लगाया था उसको नामंजूर कर दिया गया, तो उसकी आप अपील करोगे, ठीक है। तो जो अपील है कहाँ करोगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास करोगे। क्यों? क्योंकि आप तो पहले डीएम साहब के पास पहुँच चुके हो। अब वहाँ से अगर आवेदन नामंजूर हो तो कहाँ जाओगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओगे। तो यहाँ पे जो धारा 3, 4, 5, 6 और धारा 13, एक धारा 13 अभी पढ़ा नहीं है, धारा 13 इसको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना कि अगर 3, 4, 5, 6 और 13 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है तो उसकी अपील कब, कितने दिन के अंदर करोगे, 30 दिन के अंदर करोगे। ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 30 दिन के भीतर क्या क्यों करना होगा, राज्य सरकार को आप अपील प्रस्तुत कर सकते हो। और 30 दिन कब से गिना जाएगा, आदेश की तारीख से गिना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अब आदेश की तारीख तो हो गई, ठीक है ना, आदेश हो गया, लेकिन उसकी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। तो उस सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने में जो समय लग रहा है ना, उसको छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद 30 दिन गिना जाएगा। अब वहाँ पे आप कहाँ जाओगे, स्टेट गवर्नमेंट को आप अपील करोगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपके खिलाफ आदेश हुआ है धारा 3, 4, 5, 6 में, वह आदेश वो लागू रहेगा। भले आप अपील करो, अपील कर भी देते हो तब भी वो आदेश लागू रहेगा। कब तक, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा ऐसा निर्देश नहीं देती है। अगर राज्य सरकार ने स्टे कर दिया उस आदेश को तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कोई स्टे नहीं हुआ है, उस आदेश के बारे में कुछ स्थगन नहीं आया है, तो वहाँ पे आपका जो आदेश है ना वो लागू रहेगा। अगर आने जाने में प्रतिबंध लगाया गया है, कहीं से किसी से मिलने में प्रतिबंध लगाया गया, आपसे कुछ रखने के लिए प्रतिबंध लगाया गया, ये सारे प्रतिबंध लागू रहेंगे जब तक कि अपील में ऐसा स्थगन नहीं हो जाता है। तो ये चीज़ आपको रहेगी। उसके बाद आता है कतिपय मामलों में पारित आदेशों की अंतिमता, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें क्या होगा, आदेश की अंतिमता होगी, यानी कि अंतिम रूप से उसको माना जाएगा कि हाँ यही फाइनल है। तो धारा 3, 4, 5, 6 के अधीन पारित आदेशों को केवल निम्न आधारों पर ही न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि जो आदेश पारित किए जा रहे हैं धारा 3, 4, 5, 6 में, वो तो फाइनल ही रहेगा, लेकिन उसको आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज कहाँ कर सकते हो, न्यायालय में कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 3 आधारों पर कर सकते हो। सिर्फ 3 यहाँ पे ग्राउंड्स बताए गए हैं, उन्हीं आधारों पे कर सकते हो। कब कर सकते हो, पहला जो आता है आपका कि जब डीएम ने धारा 8(1) की प्रक्रिया का अनुसरण ना किया हो, यानी कि जो सेक्शन 8(1) का प्रोविजन हमने पढ़ा था कि उसको आदेश जारी करने से पूर्व उस व्यक्ति को लिखित रूप में बताना होगा कि वह ऐसा आदेश क्यों पारित कर रहा है। अगर उस चीज़ का अनुसरण नहीं किया है तो आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हो। दूसरा चीज़ का, डीएम के पास अगर आदेश पारित करने के लिए कोई ऐसा साक्ष्य ना हो, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा आदेश पारित करना चाहिए, तो वहाँ पे ऐसा अगर आदेश पारित कर दिए हैं तब आप चैलेंज कर सकते हो। तीसरा है, डीएम की राय नहीं थी कि साक्ष्य देने हेतु रजामंद थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर डीएम साहब को लगता है कि कोई साक्षी है जो साक्ष्य देना चाहता है लेकिन आपकी वजह से साक्ष्य नहीं दे पा रहा है, तो आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा।
लेकिन अगर डीएम साहब को लगता है कि हाँ उनकी राय थी कि साक्षी साक्ष्य देने के रजामंद थे तो आपने कोई इंटरफेयर नहीं किया है, फिर भी ऐसा आदेश अगर पारित किया है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, आप यहाँ पे इसको चैलेंज कर सकते हो। ये 3 ग्राउंड से, सिर्फ 3 ग्राउंड्स में ही चैलेंज कर सकते हो। अदरवाइज ये जो मामला है, ये जो आदेश पारित हुआ है, निर्देश पारित हुआ है, वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, ये न्यायालय में चैलेंज करने की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्यक्ति द्वारा जिला आदि ना छोड़ने पर तथा हटाए जाने के पश्चात उसके द्वारा प्रवेश करने पर प्रक्रिया। यानी कि जो डीएम साहब ने आदेश कर दिया कि आपको उस स्थान से हटना है, उस जिले से हटना है, किसी दूसरे जिले में चले जाओ, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उस जिले को छोड़ नहीं रहे हो, या फिर आपको वहाँ से हटा तो दिया गया है लेकिन फिर से आप उसमें प्रवेश करते हो, अगर उसी स्थान पर प्रवेश करते हो, उसी जिले में फिर से आ जाते हो, तो उसमें क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसीजर होगा। डीएम साहब कहते हैं कि आपको पुनः जो गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस अभिरक्षा के माध्यम से आपको उस क्षेत्र के बाहर कर दिया जाएगा और ऐसे स्थान पर भेजा जाएगा जहाँ जिसे डीएम उस मामले में निर्दिष्ट करें और आपको वहाँ से हटवा सकते हैं। ठीक है, ये पुनः गिरफ्तारी की बात करता है सेक्शन 11। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या कहता है, उस जिले में जिससे हट जाने के लिए किसी व्यक्ति को निर्देश दिया गया था प्रवेश करने या लौटने के लिए अनुज्ञा। ऐसे जिले से, यानी जहाँ से आपको हटने का आदेश दिया गया, जिस व्यक्ति को हटने का आदेश दिया गया था आप यहाँ से हट जाइए, कहीं किसी और जिले में चले जाइए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पुनः अगर वापस आना है तो उसके लिए अनुज्ञा चाहिए होगी। अनुज्ञा कौन देगा, या तो आपको जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम देंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार देगी। अब यहाँ पे अनुज्ञा जो दी जा रही है, या तो आपको स्थायी रूप से दिया जाएगा कि आप लौट सकते हैं, या फिर अस्थायी रूप से भी आप यहाँ पे आज्ञा दी जा सकती है कि आप 10 दिन तक वापस आ सकते हैं, उसके बाद फिर से चले जाइए, 5 दिन के लिए वापस आ सकते हैं, उसके बाद फिर चले जाइएगा। तो यहाँ पे जो लौटने की अनुज्ञा है ना, वो 2 तरीके से दी जा सकती है, या तो अस्थायी रूप से दी जाएगी या फिर अस्थायी रूप से दी जाएगी। अब यहाँ पे जो लौटने की अनुज्ञा दी तो जा रही है, लेकिन कैसे दी जाएगी, शर्तों के अधीन, यानी विद कंडीशन दी जाएगी। कंडीशन आपको वहाँ पे कंडीशन लगाई जाएगी, आप यहाँ रहेंगे, लौटेंगे तो आप इनसे नहीं मिलेंगे, उनसे नहीं मिलेंगे, आप इससे संपर्क में नहीं रहेंगे। ऐसी कुछ जो कंडीशन चाहे जिला मजिस्ट्रेट या फिर राज्य सरकार वो यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको अनुज्ञा तो दी जा रही है, लेकिन अनुज्ञा जो ऐसी आप परमिशन दी जा रही है लौटने की, वो किसी भी से प्रतिसंहरित की जा सकती है। क्या की जा सकती है, आपकी जो परमिशन जो दी गई है उसको रिवोक किया जा सकता है, आपको उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। कि आप 10 दिन के लिए अगर परमिशन दी गई थी तो उसको 5 दिन में भी कैंसिल किया जा सकता है, 2 दिन में भी कैंसिल किया जा सकता है। जिस भी टाइम अगर यहाँ पे डीएम या स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा आपने कंडीशन फॉलो अप नहीं किया या फिर अदर कोई रीजन हुआ, तो उसको क्या किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। तीसरी चीज़ आता है कि अगर यहाँ पे परमिशन दी जा रही है आपको लौटने की, तो उसके साथ आपको यह भी कहा जा सकता है कि आप बंद पत्र निष्पादित करिए। और बंद पत्र निष्पादित या तो प्रतिभूत सहित यानी श्योरिटी के साथ आपको करना होगा, या फिर श्योरिटी विदाउट श्योरिटी करना होगा। जो भी यहाँ पे डीएम साहब या फिर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आपको यहाँ पे बोला जा सकता है। जैसे आप बंद पत्र निष्पादित करते थे सीआरपीसी की सेक्शन 106 से लेकर 124 तक में जो ये प्रोविज़न था बंद पत्र निष्पादित करने के बारे में, तो उसी तरह का यहाँ पे प्रोविज़न है कि आपको बंद पत्र निष्पादित करने की भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, अनुज्ञा के साथ बोला जाएगा कि आप प्रतिभूत सहित या रहित यहाँ पे बंद पत्र निष्पादित करें, उसके बाद यहाँ पे लौटने की अनुज्ञा दी जाएगी। ये हो गया आपका सेक्शन 12। ठीक है, तो 2 तरीके से यहाँ पे लौटने की अनुज्ञा दी जाएगी, या तो स्थायी या फिर अस्थायी। अब आता है आपका सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है, सेक्शन 3, 4, 5, 6 या 13 के अधीन निर्देशों के उल्लंघन के लिए शास्ति। यानी कि अगर आपने आदेशों निर्देशों का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया, कौन से आदेश जो सेक्शन 3, 4, 5, 6 और 13 के अधीन दिए गए हैं, तो आपको कम से कम 4 महीने की जो अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए होगा, यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको कारावास होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 4 महीने से कम का नहीं होगा। 4 महीने से अगर कम करना भी है तो उसको पूरा प्रॉपर रीजन चाहिए होगा डीएम साहब को या फिर किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। तो उसके बाद यहाँ पे क्या किया सकते हैं, सजा दी जा सकती है 4 महीने से कम की। लेकिन यहाँ पे जनरली अगर देखा जाए सामान्यतः तो 4 महीने से कम का यहाँ पे पनिशमेंट नहीं होगा।
उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि जिस क्षेत्र से हटने के लिए, यानी सेक्शन 15 में कहता है कि जिस क्षेत्र से हटने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दिया गया हो और उस क्षेत्र में अनुज्ञा के बिना प्रवेश करने के लिए या फिर जब अस्थायी रूप से लौटने के लिए अनुज्ञा दी गई है तो अधिक ठहरने के लिए शास्ति, यानी कि या तो आपको अनुज्ञा नहीं दी गई है फिर भी आप वहाँ पर उस क्षेत्र में वापस आ जाते हो, उस जिले में वापस आ जाते हो, या फिर आपको अनुज्ञा तो दी गई है लेकिन अस्थायी रूप से टेम्परेरी यहाँ पे परमिशन मिली हुई है, ठीक है, 10 दिन के लिए या फिर 7 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, और आप उससे ज़्यादा वहाँ पे रह जाते हो तो उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी जो कम से कम 6 महीने की होगी और अधिकतम 3 वर्ष तक होगा। साथ ही साथ जुर्माना 6 महीने से भी कम किया जा सकता है लेकिन प्रॉपर रीज़न चाहिए होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 6 महीने से कम की सज़ा दी जा सकती है, लेकिन जनरली 6 महीने तक की। उसके बाद सेक्शन 16 क्या कहता है कि अगर आपको उनके खिलाफ आदेश जारी हुआ है, ठीक है, तो आदेश जारी हुआ 4, 5, 6 या फिर 13 का दिन या धारा 3 के अधीन आदेश जारी हुआ है, अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो अभियोजन में क्या अवधारणा की जाएगी, यानी जो प्रोसिक्यूशन चलेगा उसमें ये अभियोजन, ये बर्डन ऑफ प्रूफ हो वो किस पे होगा, वो अभियुक्त पर होगा, यानी अभियुक्त को साबित करना होगा कि ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया है, ठीक है, ये गलत आदेश जारी किया गया, सारी चीज़ जो किस पे होगी, ये अभियुक्त पर होगी। साबित करने के बाद जो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, अभियुक्त पर होगा। ऐसी अभियोजन में उपधारणा की जाएगी, प्रिजम्पशन लगाया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 18 क्या कहता है, जिला मजिस्ट्रेटों की शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रत्योजन, यानी जो जिला मजिस्ट्रेट है, जो डीएम है, उनकी जो पावर्स हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनका पालन करने के लिए भी यहाँ पे जिनकी जो पावर्स है उनको डेलीगेट किया जा सकता है, प्रत्योजित किया जा सकता है किसी दूसरे को किसको किया जाएगा, जैसे अपर जिला मजिस्ट्रेट हैं उनको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक आदेश जारी करेगी कि जो जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ हैं, ये कर्तव्य है, उनका पालन कौन करेगा, ये अपर जिला मजिस्ट्रेट करेगा। यहाँ पर जो पावर्स हैं वो डेलीगेट कर दिया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट है वो इन शक्तियों का प्रयोग करेगा और अपनी ड्यूटीज़ को यहाँ पे कंप्लायंस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 19 क्या कहता है आपका कि जानकारी का स्रोत प्रकट नहीं किया जाना, यानी कि जो भी जानकारी, जैसे आदेश पारित हुआ है सेक्शन 3, 4, 5, 6 में, ठीक है, इन सभी जगह आदेश पारित हुआ है, उस आदेश को पारित करने का स्रोत क्या था, सोर्स क्या था, यहाँ पे डीएम को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को ये यहाँ पे बताने के लिए, इसका जानकारी देने के लिए वो आबद्ध नहीं होंगे। किसी भी न्यायालय में अगर यहाँ पे चैलेंज किया जाता है कि यहाँ पे ये नहीं बताया जाएगा कि ये स्रोत क्या है, सोर्स क्या है उस आदेश को पारित करने का, यानी जानकारी उनको कहाँ से मिली, ये बताने के लिए ये आबद्ध नहीं होंगे, ये बताया गया है इनमें सेक्शन 19 में। उसके बाद आता है सेक्शन 20 क्या कहता है, संक्षारक पदार्थ आदि के विरुद्ध कब्जे के लिए दंड, यानी कि कोई ऐसा पदार्थ है जो संक्षारक पदार्थ है उसको रखने के लिए भी ना यहाँ पे क्या किया सकता है, अगर आपको मना किया गया है फिर भी आप अगर रखते हो या फिर युक्तियुक्त संदेह है होता है कि आप उससे किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए ना कि अपने शरीर पर रख कहीं ले जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, विधि विरुद्ध उद्देश्य को पूर्ति के लिए, तो यहाँ पे आपको 3 वर्ष तक की सज़ा होगी और जुर्माना होगा। बस इतना आपको याद रखना है कि संक्षारक पदार्थ रखने के लिए अगर दंड कितना है, 3 वर्ष तक का और जुर्माना। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 21, क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति, यानी कि जो जितने भी निवासी हैं उस क्षेत्र के, उस मोहल्ले के, ठीक है, या संगठन के जितने भी व्यक्ति हैं उनमें क्या किया जाएगा, सामूहिक जुर्माना लगाया जा सकता है, एक साथ जुर्माना लगाया जाएगा। तो वो कौन लगा सकता है, सिर्फ राज्य सरकार लगा, सिर्फ राज्य सरकार को ही पावर है, डीएम को यहाँ पे पावर नहीं है कि वो सामूहिक जुर्माना लगा सके। हाँ, ये कर सकती है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे सामूहिक जुर्माना लगाए तो उसका प्रभाजन कौन करेगा, डीएम करेगा। उसके बाद किसको कितना जुर्माना देना है, उस क्षेत्र के अंदर किस व्यक्ति को कितना देना है, ये उसका डिसाइड करेगा डीएम। लेकिन सामूहिक जुर्माना लगाने का यहाँ पे काम किसका है, सिर्फ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को शक्ति है कि सामूहिक जुर्माना लगाने की, यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र के निवासी या निवासियों को कोई वर्ग या उपवर्ग ऐसे अपराध में, यानी कि कोई क्षेत्र है वहाँ का जो जितने भी निवासी हैं या निवासियों को कोई समूह है वो ऐसे अपराध के किए जाने से संबंधित है या दुष्प्रेरण से जिसका परिणाम मृत्यु और घोर उपाधि या नुकसान या उद्दीपन या फिरौती के व्यापारण है, ठीक है, यानी कि ऐसा अपराध में संलिप्त होने वाले निवासी हैं जिनका परिणाम क्या होगा,
या तो मृत्यु होगा, या घोर उपाधि होगा, या संपत्ति का नुकसान पर उद्दीपन होगा, या फिरौती के व्यापारण के लिए है। व्यापारण किसके लिए? फिरौती के मांगने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? जो आदेश है, सामूहिक जुर्माना आरोपित करने का आदेश है, कैसे जारी किया जाएगा? एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। क्षेत्र के किसी भाग को छूट दिया जा सकेगा, यानी कि जो क्षेत्र है, जहाँ जिस क्षेत्र में सामूहिक जुर्माना आरोपित किया गया है ना, तो यहाँ पे उस आदेश में ये भी लिखा जा सकता है कि किन क्षेत्र उस क्षेत्र के किस भाग को छूट है, यानी किस निवासियों को छूट है, ये भी लिखा जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे ये सारी चीज़ समाचार पत्र में प्रकाशित वगैरह सब हो जाती है, जुर्माना आरोपित कर दिया जाता है, उसके बाद डीएम क्या करेंगे? जांच के बाद जुर्माने का भुगतान करें, निवासियों के बीच प्रभाजित करेंगे कि किसको कितना देना है, ये डीएम साहब डिसाइड करेंगे, जिला मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे। जुर्माना तो देना है, सामूहिक जुर्माना लगाए उस क्षेत्र के अंतर्गत, तो सभी को देना, लेकिन सभी में से किसको कितना देना है, कैसे देना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वो डिसाइड करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो सामूहिक जुर्माना आरोपित हो गया, लेकिन उसकी वसूली कैसे की जाएगी? अब ये देखिए, अब 3 तरह से यहाँ पे वसूली की जा सकती है, ठीक है। तो 3 तरह कौन कौन से हैं? तो पहला तो है कि जैसे न्यायालय जो होता है, कोर्ट आप जो जुर्माना लगाता है और उस जुर्माने की वसूली होती है ना, तो ये ऐसा यहाँ पे माना जाएगा कि यहाँ पे जो जुर्माना लगाएगा वो कोर्ट की तरह लगाया गया, कोर्ट की तरह लगाया गया है, और वहाँ पे कोर्ट की तरह वसूला जाएगा। जैसे कोर्ट वसूलती है ना जुर्माना, उसी तरह से यहाँ पे वसूला जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूला जा सकता है, कि आपके ऊपर जो भू राजस्व है वो बकाया है, इसके लिए आप उसके तहत आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जुर्माना दे सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि अगर मान लीजिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उस सामूहिक जुर्माने का आदेश का प्रतिसंहृत कर लेता है, रिवोक कर लेता है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? उस सामूहिक जुर्माने को यहाँ पे फिर से वसूला नहीं जाएगा, ठीक है। तो वसूली 3 तरह की होगी, एक तो जुर्माने की तरह, यानी जो न्यायालय जुर्माना लगता है उसकी तरह, भू राजस्व की तरह, या फिर जुर्माने की वसूली कैसे होगी? अगर वसूली होगी कैसे? अगर यहाँ पे जो सामूहिक जुर्माना का आदेश है वही प्रतिसंहृत कर लिया गया, यानी रिवोक कर लिया गया, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है धारा 25, 26, 27, ये अलग चैप्टर आ जाता है आपका। तो संरक्षित स्थान और संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के बारे में, तो जो चीज़ यहाँ पे आपको जो प्रोविज़न यहाँ पे मिलेगा वही प्रोविज़न आपको सेक्शन 26 में भी मिलेगा। यानी कि संरक्षित क्षेत्र और स्थान दोनों को घोषित करने के बारे में कौन घोषित कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट घोषित कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यानी राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट अनुज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं करेगी। यानी कि अगर किसी स्थान को या किसी क्षेत्र को संरक्षित स्थान या संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तो उस स्थान में किसी व्यक्ति के द्वारा वहाँ पे प्रवेश नहीं किया जाएगा, सिर्फ इनकी अनुमति से ही प्रवेश किया जाएगा। किसकी अनुमति से? जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार की अनुमति से। अगर कोई ऐसा प्रवेश करता है उस संरक्षित स्थान या संरक्षित क्षेत्र में, तो 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, या जुर्माना, या फिर दोनों तरह हो सकते हैं, ठीक है। या तो 3 वर्ष की सज़ा होगी, या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों हो सकती है, यहाँ पे जुर्माना भी और सज़ा भी, ठीक है। तो यही चीज़ आपको सेक्शन 26 में भी यहाँ पे मिलने वाली है। उसके बाद आता है सेक्शन 27। अब यहाँ पे जो संरक्षित स्थान है, संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, वहाँ पे कुछ गार्ड्स की तैनाती की गई होगी, कुछ सैनिक लगाए होंगे। अब वहाँ पे अगर उन गार्ड के साथ अगर बल प्रयोग करते हो, कोई व्यक्ति बल प्रयोग करता है, तो वहाँ पे 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका राज्य सरकार की शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रत्यायोजन। अभी हमने देखा था कि जो डीएम की शक्ति थी उसको क्या किया जा रहा था? डेलीगेट किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी ही पावर्स को डेलीगेट किया जाए, प्रत्यायोजित किया जा रहा है किसी अन्य को। तो यहाँ पे किसको दिया जाएगा? आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, 2 चीज़ छोड़ दी गई इस पूरे एक्ट की, 2 चीज़ें छोड़ी, 2 सेक्शन छोड़ा गया है। एक सेक्शन 21 जो सामूहिक जुर्माना निरूपित करने की शक्ति बताता है, और सेक्शन 30 जो नियम बनाने की शक्ति की बात करता है। उसके अलावा जो भी यहाँ पे इसकी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को प्रयोग कौन कर सकता है? जो डीएम की श्रेणी से अनिम्न पद का श्रेणी का हो, वो क्या कर सकता है? यहाँ पे उसका यूज कर सकता है, यानी डीएम का पद का हो या उससे ऊपर के पद का हो। उसके बाद आता है अपराधियों को संश्रय देना, सेक्शन 32। पुलिस द्वारा तलाशी ली जाने की शक्ति के बारे में बात करता है, सेक्शन 35। अब इसमें से जो भी सेक्शन हमने छोड़ दिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट कौन सा माइनर चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।